तो स्क्रीन शेयर करके ही काम चलेंगे। मतलब नॉर्मली मेरे क्लास में कैमरा ऑन रहता है। ओके, स्क्रीन शेयर है सर, और रिकॉर्डिंग ऑन होने से बताना। 2 चीज़ बताना सर। हाँ सर। क्या रिकॉर्डिंग भी ऑन है और स्क्रीन भी शेयर है? हाँ सर। थैंक यू सर। अच्छा, चलो सर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक सेकंड से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सोमनीता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा चलो सर। तो सर आज कंपनी लॉ में ना बेसिकली शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ये जो एरिया चल रहा था, इसी टॉपिक में कुछ वाइटल डिस्कशन करना है। सर आप ऑलवेज वाइटल वाइटल बोलते रहते हो, समझ में नहीं आता कौन सा वाइटल है और कौन सा नहीं। सर डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ये जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट लॉ का एरिया है, इसमें हम लोग मेनली एज पर कंपनी लॉ अगर देखो तो ये हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं सेक्शन 43 से लेके 72 का एरिया, ठीक है। अब ये 43 से 72 का जो जर्नी है, इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग ये जर्नी आज स्टार्ट किए हैं। अगर किसी का शेयर कैपिटल डिवेंचर का टॉपिक पहले मिस है, ठीक है, आई थिंक दीपायन का मिस हो सकता है, या फिर किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया तो उसका भी मिस हो सकता है। तो प्लीज सर मेरे से बैकअप ले लेना, और शेयर कैपिटल टॉपिक का स्टार्टिंग लेक्चर्स आई थिंक 2-3 लेक्चर्स होगा, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू कर लेना। काफी डिटेल्स में एक एक बात डिस्कशंस किया गया है, और एज ए प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए ना डिटेल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी स्पेशली, एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई भी जो कॉर्पोरेट लॉ लेके पढ़ाई भी कर रहा है ना, उनके लिए भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, आजकल एमबीए डिग्री भी हुआ है, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ को लेके, तो कुछ भी पढ़ रहे हो आप, आपको हर जगह में ये काम आएगा। सो पॉइंट ये है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ के आ रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा बना हुआ कंपनीज एक्ट, और इस कंपनीज एक्ट में आप लोग अभी किस एरिया में हम लोग हैं सर, 43 से 72, जिसमें ऑलरेडी शेयर कैपिटल क्या है, शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, सेक्शन 43, ठीक है, 44, ये सब डिस्कशंस हुआ है। चलो मैं अपना और रिवाइज पे समय नहीं देता, मैंने समय अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ना आगे मूव ऑन करेंगे और आगे का डिस्कशंस करना है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू हो सकता है, फिर लास्ट तो डिस्कशंस हुआ था आई थिंक डीमैट, है ना सर, लास्ट डिस्कशन डीमैट पे हुआ था ना, याद है किसी को? यस सर। यस सर। यस ना। ओके सर। डीमैट अकाउंट जो बहुत ही पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है, इसको लॉ इसका नाम देता है डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो किस कंपनी को अपना शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है, और किसके लिए ऑप्शनल्स हैं, ये सब डिस्कशंस एज पर कॉर्पोरेट लॉ हम लोग बात कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। थ्योरी नहीं है सर, ठीक है, थ्योरी में नहीं है, लॉ है। मैंने
रियल में इसका बहुत बड़ा योगदान है सर। लॉ का क्या, कितना बड़ा लॉ का इम्पोर्टेंस ही है, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देने से आपको अभी समझ में आ जाएगा कि लॉ कितना ज़रूरी है और लॉ एक बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ठीक है? अगर लॉ फ़ॉलो करें, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बट जब भी लॉ को लेके कोई क्वेश्चन्स रेज़ होता है कि नहीं ये कंपनी लॉ फ़ॉलो नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो आप समझ सकते हो कि उस कंपनी का क्या हालत हो सकता है। ऐसे ये वोटिंग राइट्स, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, ठीक है? सेक्शन 47, 48 ये भी डिस्कस हुआ है। तो कॉल्स इन एडवांस एंड इncidental मैटर्स, है ना? एडवांस अगर कोई कंपनी अगर अपना शेयर का पैसा इश्यू कर लेता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? ये भी लास्ट क्लास में हुआ था। इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम और डिस्काउंट, आई थिंक ये टॉपिक फ्रेशली डिस्कस होगा, है ना सर? आज मैं ये टॉपिक बताऊँगा कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो आप लोग क्लास 12 में जब फर्स्ट टाइम कंपनी अकाउंट्स पढ़े थे ना, तब भी आप लोग ये टॉपिक पढ़े थे, लेकिन तब अकाउंट्स कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ाई किए थे। लेकिन अभी आप लोग लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानोगे, कॉर्पोरेट लॉ के। यस बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, एनी क्वेश्चन? ऐसा लगा मुझे, जो भी है बोलो। नो क्वेश्चन? ठीक है सर। अच्छा, तो ये प्रीमियम का क्या होता है? जब भी कोई कंपनी 10 टका का फेस वैल्यू पे 12 रुपीज़, 15 रुपीज़, 18 रुपीज़ कुछ भी प्रीमियम वैल्यू चार्ज करता है, तो उसका प्रीमियम का क्या किया जा सकता है? तो इस तरह का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस है जो आपको सेक्शन 52 से लेके 52, 53 ठीक है? ये 2 एरिया हैं और 53 में आपको डिस्काउंट में शेयर इश्यू करने में प्रोहिबिशंस के बारे में बात करूँगा और सेक्शन 54 जो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर स्वेट माने? सर स्वेट माने तो क्या होता है? हम लोग स्वेट माने क्या समझते हैं? जैसे अभी गर्मी क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है? बहुत ज़्यादा स्पेशली आई डोंट नो अदर स्टेट्स में क्या है बट वेस्ट बंगाल में गर्मी ज़बरदस्त है। ठीक है? तो और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, टॉप लेवल हॉट ह्यूमिड वेदर चल रहा है। सर ये हॉट ह्यूमिड के साथ शेयर्स का क्या कनेक्शन? सर शेयर का कोई कनेक्शन तो ऐसा नहीं है, बट जो कंपनीज़ के लिए पसीना बहाता है एम्प्लॉइज़, ठीक है? कंपनी क्या करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने इम्पोर्टेंट पर्सन्स को कंपनी अपने तरफ से स्वेट इक्विटी प्रोवाइड करता है। सर ये प्रोवाइड करने के बारे में लॉ क्या कहता है? कौन-सा लॉ? कॉर्पोरेट लॉ। मैं एक-एक बात आपको बताऊँगा। पहले तो इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी पे मैं आपको डिटेल्स में चर्चा करके बताऊँगा कि सर इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? फिर इसका रिगार्डिंग सेक्शन 54 में मैं बात करूँगा, ठीक है? तो आज इसका ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बट स्वेट इक्विटी पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलूँगा आज। और प्रेफ़रेंस शेयर्स, है ना? इक्विटी शेयर्स और प्रेफ़रेंस शेयर्स ऑलरेडी एक बार बेसिक लेवल डिस्कशंस हुआ है ना? ऑलरेडी एक बार बेसिक लेवल डिस्कशंस हुआ है पर प्रेफ़रेंस शेयर्स के ऊपर सेक्शन 55 थोड़ा डेप्थ में बात करता है कॉर्पोरेट लॉ में, तो पढ़ लेंगे थोड़ा और क्या। पढ़ना ही है, ज़िंदगी में काम ही क्या है? पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ और दुनिया को बताओ। सर क्या बताना है दुनिया को? काम करके। आपका काम ही आपका पहचान होता है सर। ओके, उसके बाद ट्रांसमिशंस पे बात करेंगे। शेयर ट्रांसफर का क्या रूल्स होता है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो सकता है? कोई डिज़ीज़ किसी का डेथ हो गया, फिर उस कंपनी मतलब जिसका डेथ हो गया है, क्या वो अपना शेयर किसी और के नाम पे देके जा सकता है कि नहीं दे जा सकता? तो कैसे शेयर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशंस होता है, सेक्शन 56 से 59 ठीक है? इस चैप्टर का यही एक इम्पोर्टेंट अनदर पॉइंट है और इस चैप्टर से और एक एरिया है सर 61 से 68 का, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। इसका एक अलग ही लेवल है सर। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी बोला जाता है 61 से 68 ठीक है? फिलहाल फ़ोकस उतना दूर तक नहीं लेके जाते। आस-पास में रहते हैं, ठीक है? ज़्यादा दूर का फ़ोकस करने में से भी एक दिक्कत होता है सर। पास वाला हो भूल जाते हैं। हम लोग इतना ओवर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना, इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, बट बेसिक्स में गड़बड़ हो जाता है सर। ज़िंदगी हमें बहुत दूर लेके जा सकता है, बट मुश्किल इज़ दैट कि इतना दूर का सोच लेते हैं ना, कि पास का ही भूल जाते हैं। ऐसा होता है सर? होता है, सबके साथ होता होगा, ठीक है? लेकिन जो पास में है, जो सामने है, जो आपके कंट्रोल में है, आप उसको भी ठीक रखोगे ना, तो ऑटोमैटिकली आप बेहतर से बेहतर सिचुएशंस में जा सकते हो। सर,
स्वेट इक्विटी पे बात कर लो, ठीक है सर। पहले 54 कर लेते हैं, ओके, और फिर 52 एंड 53 पे चलते हैं। सर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्वेट इक्विटी पे पहले बात करूंगा, जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया, ओके, हमारे देश में इशू ऑफ स्वेट इक्विटी के ऊपर सेक्शन 54 बात करता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कर रहा था कि सर लॉ, माने बिजनेस लॉ या कॉर्पोरेट लॉ या एनी काइंड ऑफ लॉ बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे रिसेंटली अदानी के ऊपर कुछ पॉइंट चल रहा है सर। ये बहुत दिनों से अदानी के बारे में एक सवाल जवाब है, लेकिन आजकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल सिनेरियोज जो है ना, 2024 में वोट है, एंड हम सबको पता है कि अदानी मोदी जी का, मैंने करंट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ताकत है। तो हाँ सर, ऑब्वियसली, क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग रहने से पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है सभी पार्टी को। जब कांग्रेस इंडिया को लीड करता था तब उनको भी मिलता था, अभी बीजेपी लीड कर रहा है तो बीजेपी को भी मिलेगा, कल कोई और आएगा उनको भी चाहिए सर, ठीक है, क्योंकि देश चलाने के लिए स्ट्रांग पिलर्स का जरूरत होता है। लेकिन देयर आर सम लीगल इश्यूज जो अदानी के अगेंस्ट में रेज किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो अदानी के बारे में कुछ रिपोर्ट मार्केट में आया है जो सवाल के सामने खड़ा किया गया है, और ये सारे के सारे मैटर लॉ रिलेटेड है सर, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि अदानी जो भी शेयर में इन्वेस्ट है ना सर, तो उसमें अदानी के ऊपर काफी बड़े बड़े रिपोर्ट आ रहे हैं कि अदानी गलत तरीके से पैसा रेज किया है, ठीक है। अदानी प्रॉपर लॉ फॉलो नहीं किया जो इंडिया का लॉ है। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम का भी लॉ सामने रखा गया है सर, कि फाइनेंशियल फ्रॉड बेसिकली, मैंने जबरदस्ती ऐसे ऐसे एरिया से मार्केट में पैसा रेज किया। ये हिंडनबर्ग बोल के एक कंपनी है यूएस का, इन्होंने भी कुछ सवाल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाद में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फॉल्स बता दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर रिसेंटली ऑर्गेनाइज क्राइम रिपोर्टिंग के थ्रू से भी अदानी के शेयर्स के बारे में काफी ज्यादा बताया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना कि कहना क्या चाह रहा हूँ? ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ सर, कि लीगल पार्ट में जब क्वेश्चंस आता है और अगर कोई कंपनी प्रॉपर लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है, अभी अदानी पे ये बोला नहीं गया कि अदानी खराब किया है, मतलब सवाल उठा है। हाँ, एक बार प्रॉब्लम हुआ था 2009-10 के टाइम पे, तो ये प्रॉब्लम बाद में खत्म हो गया था। लेकिन फिर से उसी क्वेश्चंस को वापस रेज़ किया गया कि देयर आर सम लीगल इश्यूज जो अदानी फॉलो नहीं कर रहा है। सो कहीं न कहीं क्वेश्चन रेज़ हो रहा है और जिसका इम्पैक्ट शेयर में भी पड़ रहा है। इवन अदानी एंटरप्राइज के शेयर में इसका लास्ट 2-3 दिनों से अगर आप देखोगे, दिखाता हूँ आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, कि पहले तो आवाज़ उठाया जाता है। जब आवाज़ उठाया जाता है ना 5 दिन में देखो, फटाफट शेयर में क्या डाउनफॉल आया है। लेकिन कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा है तो फिर से मार्केट बढ़ रहा है। अगर आप लास्ट 5 साल में देखोगे, ये देखो यहाँ पर ज़्यादातर हुआ था। एकदम धड़ाधड़ मार्केट, और सब लीगल मैटर में। ये जो कुछ भी हो रहा है सब लीगल मैटर। कंपनी के बारे में लीगल इश्यूज रेज़ किया जा रहा है कि कंपनी ये फॉलो नहीं कर रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। कभी सेबी लॉ तोड़ने का सवाल किया जा रहा है। मतलब अब सवाल हो रहा है लेकिन वो सब्जेक्ट टू प्रूव है। किसी को चोर बोलने से कोई चोर नहीं हो जाता जब तक प्रूफ नहीं कर लेते आप, है ना? जब तक प्रूफ नहीं कर लेते तो कोई गिल्टी नहीं होता है ना सर, प्रूफ करो। आप इसीलिए तो कोर्ट ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं बस यही कहना चाह रहा था आपको कि लॉ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़ोर का आता है। तो आप लॉ को इतना, मतलब वही एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है सर, ठीक है? ये नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? हाँ? पुष्पा मूवी का एक गाना है ना सर, एक पुष्पा नहीं, क्या मूवी का नाम है? अरे वो अल्लू अर्जुन का। कि वो क्या बोलते हैं अल्लू अर्जुन, कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, वही, मतलब लॉ समझ के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं है। ठीक है। फोड़ देगा बॉम्ब में, इतना दम है लॉ में। तो इसलिए लॉ को इतना क्या करना है, इतना मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंडर एस्टिमेट मत करें, ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लॉ। तो ठीक है, नहीं करेंगे सर, पावर अंडर एस्टिमेशन नहीं करेंगे, चलो। मतलब मैं मानता हूँ अकाउंट्स करने में, कॉस्टिंग करने से बड़ा मजा आता होगा सबको, बट लॉ पढ़ने में भी उतना ही मजा आना चाहिए। तो स्वेट इक्विटी शेयर, दैट इज सेक्शन 54, दैट इज सेक्शन 54 एज पर कंपनीज एक्ट, स्वेट इक्विटी शेयर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू कीप द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी मोटिवेटेड बाय मेकिंग देम पार्टनर इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। हेलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो?
प्लीज थोड़ा बीच बीच में जवाब दीजिएगा। हेलो। Yes, sir. ओके, मतलब इतना सन्नाटा छा गया था, मैं सोचा कि कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि मैं गांव में हूँ तो थोड़ा यहाँ पर इंटरनेट इश्यूज कभी कभी होता है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज ज्यादा है। तो पॉइंट इज दैट स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू कीप द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी। जो कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट करना और कंपनी के ग्रोथ में उनको पार्ट बनाना, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। माने कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए शेयर इशू कर देता है, जिसको सेक्शन 54 डील करता है। माने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में एक डेफिनेशन भी दिया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 88। द टर्म स्वेट इक्विटी, ये डेफिनेशंस पे लिया गया सर, मींस सच इक्विटी शेयर्स as are issued by a company to its directors, employees at a discount or for consideration other than cash। माने नॉन कैश भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, माने ऐसा वैल्यूएशंस करना पड़ता है सर। माने नॉन कैश होगा तो उसका वैल्यूएशन होगा ना कि उसका क्या वैल्यूएशन है मार्केट में, लेकिन देखना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा कि वैल्यूएशंस कितना है। वैल्यूएशंस किससे करवाया जाता है? वैल्यूअर से। हु इज वैल्यूअर? सर कोई भी वैल्यूएशंस जो भी जिनको वैल्यूएशंस करने का ताकत होता है, जैसे कि एक्चुअरीज होते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वैल्यूअर का काम कर लेते हैं, बट मेनली वैल्यूअर का एक पढ़ाई होता है, दैट इज एक्चुअरीज बोल के एक पढ़ाई होता है सर। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत फेमस प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो जो भी वैल्यूअर होते हैं ना वो कर सकता है, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि जब भी अदर देन कैश में किसी को कंपनी अपना शेयर देता है, और वो भी थोड़ा कम दाम में, अगर मार्केट में दाम चल रहा है 1000 एक शेयर का दाम, तो किसी को दिया जा रहा है 950 टका पर शेयर, किसी को दिया जा रहा है 920 टका पर शेयर। तो इसमें क्या है कि मार्केट में जो लोग 1000 में लेके रखा है, आप कंपनी क्या कर रहा है, अपने ही डायरेक्टर को, अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा कम दाम में देता है, ताकि अगर मार्केट में किसी को, से फॉर एग्जांपल किसी ने कंपनी का कि मतलब कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉय को, से फॉर एग्जांपल 1000 शेयर 1000 टका करके मार्केट रेट है। हेलो, यानी अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 1000 इंटू 1000 कितना कितना इन्वेस्ट किया आपने, एक आउटसाइडर? हेलो बोलो सर। 10 लाख या 1 लाख, कितना हो रहा है? 10 लाख ना, 10,000. 10 लाख। कल जाके यही शेयर जो 1000 टका पर शेयर चल रहा है, मानो इसका दाम हो गया 1200 टका, 200 टका पर शेयर, तो 1000 का शेयर 200 हुआ, आपने प्रॉफिट कितना कर लिया? 200 इंटू 1000 कितना हुआ सर? 200 का. कितना? 2 लाख. 2 लाख। समझ रहे हो सर? 1000 का शेयर 1200 हो गया, पर शेयर 200 टका प्रॉफिट हुआ। आपने 1000 शेयर में इन्वेस्ट किया था, है ना? तो अगर आपने 1000 शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख हो रहा है कि 20,000 हो रहा है, कितना हो रहा है? 1 लाख, हाँ 2 लाख ही हो रहा है, 2 लाख ही हो रहा है। तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कर लिए? 12 लाख, मैंने 10 लाख लगा के 12 लाख आपको मिला है। ऐसा होता है सर? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, क्यों नहीं होता होगा? चलो दिखा देते हैं, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है। ये मैंने ही किया था सर अदानी में। हाँ 1000 नहीं, करीब 50-100 शेयर्स तो था, मुझे याद आ रहा है। अभी अभी नहीं, अभी बेच दिया सर। मैंने शेयर्स को लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 20-21 के पास में लिया था, 1298 ऐसे सिचुएशंस में मैंने लिया था, ठीक है, 1200-1300 के आसपास, ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ा था, मुझे जितना याद आ रहा है करीब 3000 के आसपास मैंने छोड़ा था, ठीक है। तो वो भी विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने 1200-1300 में लेके 2000 3000 के आसपास करीब-करीब 1200-1300 पर शेयर में प्रॉफिट आया। आप समझ सकते हो? तो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क होता है सर, क्योंकि और अभी अदानी जैसे बिज़नेस पे हमेशा क्वेश्चंस रेज़ करते हैं ओपोनेंट पार्टीज़, ठीक है? क्योंकि ये मोदी जी का बड़ा पसंदीदा बात है। तो कुछ भी, और इवन इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो भी न्यूज़ एजेंसीज़ होते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट में हैं, ठीक है? वो भी इनके अगेंस्ट में मार्केट में कुछ ना कुछ करता रहता है। सर कुछ तो है, हाँ सर कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, पहले भी था,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवाज उठाता है और मार्केट में डिस्ट्रप्शंस आता है। मार्केट बड़ा इमोशनल मैटर पे चलता है, ठीक है। जो फंडामेंटल, मैं तो फंडामेंटली इन्वेस्ट करके रखा था कंपनी के बिजनेस को देख के। अदानी पोर्ट में भी था, ठीक है, अदानी गैस में था, मेरे स्टूडेंट्स लोगों का भी बहुत सारा था, कोई कोई अभी भी होल्ड करके रखा है, अदानी विल्मर में है, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना सर, ये एकदम रियल वर्ल्ड बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है। जैसे मुझे याद है लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर या 2021 का बात है, अदानी विल्मर, इसका शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था, मैंने आईपीओ जब आया था 220 ऐसा कुछ दाम था, ठीक है। 220 का शेयर 2000, इतना नहीं पुराना, 2022 21 का आसपास है, 220 में लिस्टेड हुआ था। उसके बाद वो शेयर मार्केट में करीब 450 क्रॉस 800 रुपए चला गया था। 450 तो बहुत कम बोल दिया मैंने। उसके बाद अभी रिसेंटली ये जो बहुत सारा आवाज उठ रहा है ना, इसके कारण मार्केट धीरे-धीरे इसका खराब हुआ है। तो जो समझ गया है वो, अगर लास्ट में थोड़ा डाउन भी गया है ना, तो आते-आते कुछ पैसा शायद डाउन हुआ है वैल्यूएशन, बट फिर भी बहुत है, फिर भी बहुत कमाया। इवन जिन्होंने 220 में इन्वेस्ट किया था, वो भी अच्छा खासा अभी भी है, जिनके पास भी है। अब बाद में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हट जाए तो न्यू गवर्नमेंट आ जाएगा तो यही शेयर, माने अगर फिर से बीजेपी आ जाए तो देखना यही शेयर एकदम बराबर बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर। सीरियसली आप देख लेना। तो पॉइंट इज व्हाट, सर पॉइंट यही है कि मार्केट में, बिजनेस में इस तरह का होता है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल जो सेट कर रहा था कि आप एज ए ओपन मार्केट में आप ले रहे हो और जो कंपनी के अंदर है, ठीक है, जिनको कंपनी का डायरेक्टर को, एम्प्लॉइज को, ठीक है, डिस्काउंट में मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल 950, अगर 50% करके भी कोई 1000 शेयर में एक्स्ट्रा 50,000 कमा लेगा सर, है ना। मार्केट में बाकी लोग जिस दाम पे कमाएगा उससे ज्यादा कमा लेगा स्वेट इक्विटी के नाते। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है। हेलो सर, क्या बात समझ में आया? बेनिफिट समझ में आ गया कि एम्प्लॉय को कैसे बेनिफिट है? प्लीज मुझे इतना बताओ। अरे हाँ या ना, कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैसे बेनिफिट दे रहा है स्वेट इक्विटी के थ्रू से, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना मुझे बताओ सर। हाँ सर। है ना, बस इतना तो है। अब इसको ना थोड़ा डिटेल्स में जानो कि क्या क्या क्यों बेनिफिट क्यों देता है। क्योंकि एक कंपनी डेवलप करता है जब उसके एम्प्लॉय वहां पर काम करता है, सब अपना दिमाग चलाता है, कोई सबका अपना अपना स्किल्स होते हैं, तब कंपनी आगे बढ़ता है। तो उसमें वो अपना नो हाउ देता है। नो हाउ माने नॉलेज, कि कैसे कोई प्रोडक्ट बनता है, उसका नॉलेज है उसके पास, ठीक है। और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने कोई डिस्कवरीज है, कोई पर्टिकुलर पेटेंट है, कॉपीराइट है, जिसके ऊपर बेस करके कंपनी में कोई ना कोई एम्प्लॉय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, बदले में कंपनी को उसका फायदा होता है। तो ये कंपनी को वैल्यू एडिशन करता है, इसके कारण कंपनी उसको स्वेट इक्विटी देता है। अब स्वेट इक्विटी के बारे में मैं आप लोगों के लिए एकदम डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सर मार्केट में, मतलब फाइनेंशियल मार्केट का। तो इसमें ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इवन ये टॉपिक आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, स्वेट इक्विटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी होता है, ठीक है। सो व्हाट इज स्वेट इक्विटी, थोड़ा थोड़ा सा आप इसका कहानी जान लो, मैंने कहानी मैंने इसका थोड़ा डिटेल्स विद केस स्टडीज सुन लो फटाफट। तो स्वेट इक्विटी क्या है? द टर्म स्वेट इक्विटी रिफर्स टू, अच्छा ये जो भी अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये स्वेट इक्विटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आप लोग लॉ में जितना जरूरी है वो आगे लॉ में आपको मैं बताता हूँ, बट पहले स्वेट इक्विटी का पूरा कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर टॉपिक इन दी फाइनेंशियल वर्ल्ड, दैट्स वाई ये आपको जानना थोड़ा सा, मुझे लगा कि इस पॉइंट पे थोड़ा बात हो सकता है 10-15 मिनट। So the term sweat equity refers to a person or a company's contribution toward a business, venture or other project. Sweat equity refers to a person or a company's contribution toward a business, venture or other project. Sweat equity is generally not monetary. माने हमेशा ये पैसे से ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है. In most cases comes in the form of physical labor, mental effort and time. है ना? आप पैसा दे रहे हो ऐसा बात नहीं है. आप physical effort दे रहे हो, mental effort दे रहे हो, समय दे रहे हो कंपनी को, ठीक है? Sweat equity is commonly found in real estate,
and the construction industry, as well as in the corporate world, especially for startups. अच्छा, आगे आगे मैं आपको इंडियन कॉर्पोरेट लॉ में ये भी बताऊंगा, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। स्वेट इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो लाइक सीए का, सीएमए का या सीएस का, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है सर। आप जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप यहाँ कर रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट आप यूरोप में जाओगे वहां पर भी चलता है, अमेरिका में जाओगे वहां भी चलता है, दुबई में जाओगे अरबियन नेशंस में वहां भी चलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाओगे वहां भी चलता है। सो आप नहीं ये मत सोचो कि आप सिर्फ इंडिया का पढ़ाई कर रहे हो, आप एक इंटरनेशनल पढ़ाई कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। आपका स्टैंडर्ड्स है, आप जिस कोर्स के साथ हो आप लोग, ये बहुत ही स्टैंडर्ड कोर्स है, तो आपका पढ़ाई पूरा दुनिया भर में चलता है। बट हाँ, जब मैटर आता है लॉ का, तो आप इंडियन लॉ अलग से पढ़ लो, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट हर देश में चलता है। The sweat equity commonly found in real estate and the construction industry as well as in the corporate world, especially for startups. तो sweat equity का main क्या चीजें देखना पड़ता है? Say for example, sweat equity is the unpaid labor employees and cash-strapped entrepreneurs put into a project. Homeowners and real estate investors can use sweat equity to do repairs and maintenance on their own rather than pay for traditional labor. In startups, owners and employees typically accept salaries that are below their market values in return for a stake in the company. Working for a sweat equity comes into more risk than a conventional salary, but higher upside if the company succeeds. अगर कोई कंपनी में स्वेट इक्विटी के से काम करता है ना, जो कंपनी में एम्प्लॉय है, जो लेबर है, जो डायरेक्टर है, उनका बात करने से, वो कन्वेंशनल सैलरी की जगह अगर सिर्फ स्वेट इक्विटी में काम करता है, माने स्टिक पे, कि अगर कंपनी अच्छा करे, शेयर का ग्रोथ होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी फेलियर हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक बात हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला कि वर्किंग फॉर स्वेट इक्विटी कम्स विद द मोर रिस्क देन ए कन्वेंशनल सैलरी सिस्टम। अच्छा, क्या सैलरी के साथ साथ स्वेट इक्विटी नहीं मिलता है? सर मिलता है, ठीक है, बट हायर अपसाइड इफ द कंपनी सक्सीड्स। In rent-to-own situations, some landlords may allow renters to gain equity by performing repairs or maintenance that would be otherwise by be the responsibility of the landlord. कभी-कभी ऐसे भी होता है कि लैंडलॉर्ड को ही करना चाहिए होता है, लेकिन लैंडलॉर्ड क्या करते हैं रियल एस्टेट में कि जो ओनर मतलब रेंट पे लेके रखा है ना, जो रेंट पे लेके रखा है उसी को बोलता है कि तुम इसको अपने से कर लो और बदले में उसका फायदा भी ले लो। इस तरह का अलग-अलग पहचान होता है, ठीक है, स्वेट इक्विटी का। माने आपको एक ओनरशिप मिल जाता है क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो। जो भी अपना पसीना बहा रहा है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, वो उसको एक अपना पर्सनल इक्विटी माने ओनरशिप मिल जाता है, ठीक है। हाउ स्वेट इक्विटी वर्क्स, माने ये कॉन्सेप्ट ना सर बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ट्रेडिशनल बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट, लैंडलॉर्ड, टेनेंट में ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। स्वेट इक्विटी originally referred to the value enhancing improvement generated from sweat of one's brow. So when people say that use sweat equity, they mean their physical labor, mental capacity, and time to boost the value of specific project or venture. माने अगर आप कंपनी के लिए काम करोगे, बदले में कंपनी आपको आपका पसीना का वैल्यू करेगा अपने बिजनेस का शेयर देके, वो भी मार्केट से सस्ता रेट में। That's a very simple thing. This term commonly used in the real estate and construction industries. Sweat equity can be used by homeowners to lower up the cost of home ownership. Real estate investors who flip house for profit can also use sweat equity to their advantage by doing repairs and renovations and on properties before putting them on the market. Paying carpenters, painters, contractor can get extremely pricey. So a do-it-yourself renovation using sweat equity can be profitable when it comes to time to sell. ये रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट में कुछ फॉरेन कंट्रीज में चलता है सर, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा कवर कर रहा हूँ, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो स्वेट इक्विटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट्स नाउ द कॉर्पोरेट लॉ पार्ट, ठीक है। स्वेट इक्विटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम द एफर्ट एंड टॉयल कंट्रीब्यूटेड बाय द कंपनीज ओनर्स एंड एम्प्लॉइज इन कैश ट्रैप्ड स्टार्टअप्स। अगर कोई स्टार्टअप्स है जो अभी बिजनेस में आया है लेकिन उसको कैश का क्रंच है, हर स्टार्टअप को होता है। Owners and employees typically accept salaries that are below their market values in return for a stake in the company. जो स्टार्टअप होते हैं ना सर, स्टार्टअप का आज ही मैं एक कहानी पढ़ रहा था, कोई एक कंपनी है, आई थिंक भारत पे है ना, भारत पे में कोई एक एम्प्लॉय है, मुझे एम्प्लॉय माने वो बेसिकली आईआईटी ग्रेजुएट्स है। तो उस आईआईटी ग्रेजुएट होने के नाते वो जब भारत पे में एज ए इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बोला था कि कंपनी तो अभी एकदम स्क्रैच में हालत में है,
तो IIT ग्रेजुएट होने के नाते वो काफी हाई सैलरी डिमांड कर सकता था, पर उन्होंने बोला कि नहीं, हमको सैलरी नहीं चाहिए, मुझे अगर बिजनेस चल पड़ा तो मुझे स्टेक चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट होते हैं सर, नॉलेजेबल स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। सैलरी में काम करोगे कितना कमा लोगे सर, ठीक है, मतलब अगर स्टार्टिंग में एक कंपनी आपको कितना सैलरी दे देगा, अगर आप IIT से हो तो थोड़ा सा मे बी 15 लाख 20 लाख है ना स्टार्टिंग में, या फिर मैक्सिमम 30 लाख का सैलरी मिल जाएगा आपको, है ना। मैं IIT का बात कर रहा हूँ, ठीक है, IIT ग्रेड का। तो लेकिन अगर आप सोचो कि अगर कंपनी करोड़ों में कमाता है, ठीक है, अगला 4-5 साल में, तो आपको स्टेक मिल जाएगा कंपनी का। तो वहाँ पर आपको कंपनी का, अगर एक कंपनी अगर अगले 5 साल में 200 करोड़ का या 100 करोड़ का बिज़नेस कर लेता है, वैल्यूएशंस कर लेता है, तो आप सोचो कि अगर आपको कंपनी में 5% स्टेक भी दिया जाता है, स्वेट इक्विटी के नाम पे, ठीक है? स्टेक माने समझ रहे हो ना? पार्ट, ठीक है? बिज़नेस का पार्ट। तो जस्ट इमेजिन 100 करोड़ का 5% में हो तो आप शायद इतना साल काम करके भी नहीं कमा पाते। तो इस तरह से जो न्यू बिज़नेस होते हैं ना, वो ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो स्वेट इक्विटी का यूज़ करने का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड लेवल में होता है सर। तो कहीं न कहीं वो कैश ट्रैप्ड होते हैं ना स्टार्टअप्स, तो ओनर एम्प्लॉयी क्या करते हैं, टिपिकली एक्सेप्ट सैलरीज दैट आर बिलो देयर मार्केट वैल्यू इन रिटर्न फॉर अ स्टेक इन द कंपनी, व्हिच दे होप टू प्रॉफिट फ्रॉम व्हेन द बिज़नेस इज इवेंचुअली सोल्ड। जब आगे बिज़नेस अच्छा करेगा और अगर बिज़नेस को बड़ा लेवल में सेल कर दिया जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। Cash trap business may provide compensation for an employee's sweat equity in another form such as shares in the company, जो मैं अभी बता रहा था। Special consideration. In many cases, people have to use sweat equity, their time and effort to contribute to the success of a company. That's because they are very little capital, they have very little capital to pay salary. है ना? बहुत सारा केस में ऐसे भी होते हैं कि मेरे को बिज़नेस आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम नए हैं मार्केट में और मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता, बट अगर बिज़नेस चल पड़ा, वैल्यूएशंस है, तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा एज़ अ स्वेट इक्विटी। सर बात समझ में आ रहा है? प्लीज़ टेल मी। थोड़ा बीच-बीच में आप लोगों का फीडबैक भी ले रहा हूँ। हाँ, ना बताइएगा कि क्यों स्वेट इक्विटी दिया जाता है? कौन देता है? कब देता है? इसका एक ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो आपको मैं बता रहा हूँ। अरे बोलो, हाँ या ना? বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। সবাই বুঝতে পারছে? সানন তো हाँ बोला, কণিকা, শালিনী, নীল, আয়ান, টেল মি স্যার। यस सर। সমন্বিতা, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। दीपायन, दीपायन বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। ओके सर। तो जब कंपनी के पास ये सब सिनेरियोज होते हैं ना, तो कंपनी ये सब भी एक क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम है बिजनेस को ग्रो करने का। सो दैट्स बिकॉज देयर वेरी लिटिल कैपिटल टू पे सैलरीज अनलेस यू आर द ओनर, एवरीवन एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर देयर टाइम। अगर आप ओनर हो, अगर आप खुद बिजनेस को बना रहे हो, ओनर माने प्रोमोटर, जो बिजनेस को प्रमोट करता है ना, जो बिजनेस को ओन करता है, उनको क्या है सर, वो तो पता है कि मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन जो बिजनेस में ओनर नहीं है, प्रमोटर नहीं है, उनको क्या है ना, उनको सैलरी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी देते हैं, टाइम देते हैं। आफ्टर ऑल नो वन वांट्स टू वर्क फॉर फ्री। कोई भी बिना फ्री में काम नहीं करना चाहता, अगर वो बहुत बड़ा रिस्क टेकर है और बहुत उसको अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है। ऐसा लोगों का संख्या परसेंटेज में भी नहीं आएगा कि कंपनी के लिए काम करेगा और बदले में कंपनी को ऑफर करेगा, अगर चल पड़ा तो स्टेक दे देना। आप समझ पा रहे हो, साहस समझ पा रहे हो, डेयरनेस समझ पा रहे हो सर? ये डेयर डेविल कॉन्सेप्ट है। कितना लोग है सर, माने बेसिकली जो ऐसा करता है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, कि अगर बिजनेस चल पड़ा, अगर चल गया तो मैं कुछ लूंगा, अदरवाइज नहीं। माने 1 साल 2 साल वो बेसिकली उस पर्टिकुलर बिजनेस में जॉब ही करेगा, बट वो फ्री में काम करेगा, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें से पार्ट ले लेगा। इसको बोलते हैं दमदार एम्प्लॉइज। ऐसे कॉन्सेप्ट में बिजनेस को ग्रो करना कोई नॉर्मल बात नहीं होता है, बट स्टार्टिंग में सबको ऐसे ही लोगों का जरूरत होता है, और ऑब्वियसली उनका नॉलेज हाई लेवल होता है, तभी वो ऐसा रिस्क ले पाता है। While a company may not yet have enough capital to pay its employees, it can provide compensation in other forms. For instance, startups may provide key employee with an equity stake in the company.
Other more established companies may provide their employees with shares in the corporation as a reward for their sweat equity. Startup अपना सिस्टम देखता है, इक्विटी स्टेक इन दी कंपनी. एस्टैब्लिश कंपनीज जो काफी पुराना है, वो कंपनी का शेयर प्रोवाइड कर देता है स्वेट इक्विटी. अब एग्जांपल ऑफ स्वेट इक्विटी थोड़ा आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा हो सकता है. ध्यान से देखो सर, कुछ बातें बहुत ही कनेक्ट करेगा आपको. Habitat for Humanity homeowners must contribute at least 300 hours of labor. ये कंपनी का नाम है. 300 आवर ऑफ लेबर. आप लोग लेबर कॉस्टिंग करते हो सर मैम के पास? जो लोग मैम के पास कॉस्टिंग का प्रिपेयर तैयारी कर रहे हो, उनको जरूर पता होगा कि कॉस्टिंग में कैसे लेबर कॉस्टिंग होता है. वहां पर लेबर आवर के हिसाब से होता है. तो एटलीस्ट 300 आवर्स ऑफ लेबर टू बिल्ड देयर ओन होम्स एज वेल एज दोज ऑफ देयर नेबर्स बिफोर दे कैन मूव इन. Besides increasing home affordability, the program also gives homeowners a sense of accomplishment and pride in their community. Sweat equity can also be found in relationship between, मतलब ये real estate segments में है. Sweat equity can also be found in the relationship between landlord and their tenants in exchange for maintenance work. Building owners and landlords may provide an equity stake in the property or in case of superintendent free housing. इस तरह का होता है. But यहाँ पर मैं थोड़ा आपको valuation wise बताता हूँ. थोड़ा ये वाला देखो. What about the business world? चलो ये सब कुछ ट्रेडिशनल है रियल एस्टेट मार्केट में, या फिर आप बोलो तो लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्सेप्ट में. ये छोड़ो थोड़ा सा, ठीक है, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. अब बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है उसको थोड़ा देखो. व्हाट अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड? लेट्स से एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीस या 1 लाख डॉलर, जो भी आपको पसंद है, इन देयर स्टार्टअप. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख डॉलर या 1 लाख रुपया या 1 करोड़ जो भी है, 1 लाख डॉलर इन द स्टार्टअप सेल्स 25% स्टेक टू एन एंजल इन्वेस्टर्स. माने उसने 1 लाख डॉलर तो लगाया बिजनेस पे और 25% एंजल को दिया. हु इज एंजल? जो स्टार्टिंग में बिजनेस के दम पे भरोसा करके पैसा देता है. बदले में वो कितना पैसा देता है एंजल? 5 लाख डॉलर. माने जो खुद एंटरप्रेन्योर है वो 1 लाख डॉलर लेके आ रहा है, लेकिन उसके बिजनेस का 25% शेयर वो एंजल को देना चाहता है, क्योंकि एंजल उसके बिजनेस में और पैसा जमा कर रहा है. इसके कारण क्या होता है, उसका बिजनेस का वैल्यूएशन 2 मिलियन हो जाता है. सर ये कैसे मिला? ये मिल गया सर 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.25 करके. 0.25 मैंने 25%. अब आप हिसाब लगाओ, अगर 5 लाख 25% के बदले अगर 5 लाख है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? करके दिखाओ मुझे. 25% इक्वल्स टू अगर 5 लाख डॉलर है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 20 लाख. समझ गए सर? तो यही है 2 मिलियन का हिसाब. ठीक है, यही है 2 मिलियन का हिसाब. तो जैसे 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है ना, तो 2 मिलियन मीन्स 20 लाख, है ना. तो ये हो गया 2 मिलियन डॉलर. तो 5 लाख डॉलर डिवाइडेड बाई 0.25. थोड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो डॉलर में बात कर रहे हैं, तो किसी को लग रहा है आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको बाद में रुपीस में ट्रांसफर करके भी पढ़ सकते हो. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड सर, कि आप एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते 1 लाख लेके आए थे, है ना. आपके बिजनेस पे कोई 5 लाख डालना चाहता है और बदले में आपका बिजनेस का 25% शेयर लेना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू बढ़ गया. इसी तरह से हमारे देश में जो यूनिकॉर्न होता है ना सर, यूनिकॉर्न समझते हो? जो 1 बिलियन डॉलर का कंपनी बन जाता है 1 साल के अंदर. हर साल कोई ना कोई यूनिकॉर्न कंपनी हमारे देश में बन रहा है आजकल. तो यूनिकॉर्न इसी तरह से बनता है कि जब उसके बिजनेस पे दम होता है, माने दम इन द सेंस वैल्यू होता है, तो कोई ना कोई इंटरनेशनल पैसा या फिर इंडिया का ही कोई बड़ा कंपनी उसके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वो यूनिकॉर्न बन जाता है और 1 बिलियन डॉलर कंपनी बन जाता है. ठीक है, 1 बिलियन, मिलियन नहीं, 1 बिलियन. सो देयर स्वेट इक्विटी इज देयर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो एंजल इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है? ये जो स्टेक दिया, ये स्वेट इक्विटी की तरह ही बात है, क्योंकि उन्होंने the sweat equity is increase in value of initial investment of 1 lakh to 1.5 million or 1.4 million, whatever be the case. So I hope you understand कि किस तरह से कोई भी अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसमें बिजनेस का वैल्यू कैसे बढ़ता है. शेयर में भी इशूड एट a discount to directors and employees. अब आते हैं पॉइंट पे. टू रिटेन टैलेंट, कितना तरह का स्वेट इक्विटी हो सकता है?
टैलेंट को रिटेन करना है। जैसे आज आप देखो कि गूगल का सीईओ कौन है सर? अरे बताओ, कौन नहीं जानता? और कब से है? ऑलमोस्ट 2011 से है ना सर? सुंदर पिचाई, खड़गपुर आईआईटी ग्रेजुएट सर। अरे जानते कि नहीं जानते? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। हमारे ऐसे तो साउथ इंडियन है, बट खड़गपुर आईआईटी में से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद फॉरेन में जाके कुछ और कोर्स किया, फिर बहुत सारे कंपनी में काम करके आज जाके गूगल का सीईओ है, इंडिया वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव। आपको नहीं लगता गूगल उसको रिटर्न करने के लिए अच्छा खासा पेमेंट करता है? सीईओ है, ऑब्वियसली जॉब है उसका, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सुंदर पिचाई अभी गूगल का बॉस भी है, उसको ओनरशिप भी है सर। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट यही है कि स्वेट इक्विटी इस कारण से दिया जाता है। Shares may be issued at discount to directors and employees to retain talent, while performance shares are awarded if certain specified measures are met, such as an earning per share, target fulfill होने से, return on equity, और ये सब financial parameters हैं, और the total return of the company stock in relation to an index. Typically, परफॉर्मेंस पीरियड सर, ये जो लोग अभी ये ईपीएस या आरओई ये सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं पा रहे हो, डोंट वरी सर, आप लोग जब फाइनेंस का क्लास करोगे ना, कोई कोई ग्रुप 1 में करते हैं, कोई कोई ग्रुप 2 में करते हैं, जैसे नहीं सारे के सारे ग्रुप 2 में ही करते हैं, सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस में फाइनेंस को ग्रुप 1 में दिया है, बाकी सीए सीए में सभी स्टूडेंट्स इसको ग्रुप 2 में पढ़ते हैं। आप में से बहुत लोग इसको ग्रुप 2 के क्लास में करते हो, आई नो दैट। सो जिनको पता है ये रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, या जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करते हैं वो तो ये बात हमेशा देखता रहता है, सुनता रहता है। तो ईपीएस, आरओई और टोटल ये सब टारगेट होते हैं। तो कंपनी अगर ये टारगेट फुलफिल कर लेते हैं ना, जैसे ये किसको नॉर्मली दिया जाता है? प्राइवेट इक्विटी वाले। प्राइवेट इक्विटी ये ना एंजल इन्वेस्टर्स का और हायर लेवल है। एंजल तो स्टार्टिंग में करते हैं, प्राइवेट इक्विटी 100 करोड़ में आते हैं बिजनेस में पैसा लगाने। बाहर का कंपनी भी हो सकता है, इंडिया का भी कोई हो सकता है, प्राइवेट इक्विटी फर्म, ठीक है। रिजर्व ए सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक इन acquired companies to incentivize management and align their interest with the PE investors. ये इन्वेस्टर्स हैं, जब कंपनी रनिंग हो जाते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन मार्केट में मतलब ग्रोइंग होता है, तब प्राइवेट इक्विटी फर्म आके ना इस बिजनेस को और डबल कर देता है, और डबल कर देता है, यानी पैसा ही पैसा। तो वो भी एक बिजनेस में अपना ब्रेन भी यूज करते हैं, प्राइवेट इक्विटी अपना ब्रेन भी देता है। उन्हीं में से कोई होता है जो कंपनी का डायरेक्टर बन जाते हैं। यस सर, उन्हीं में से कोई होता है जो कंपनी का डायरेक्टर बन जाते हैं। कौन? प्राइवेट इक्विटी, जो कंपनी का स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में आ जाते हैं। जैसे पेटीएम में आया है सर, पेटीएम में, फ्लिपकार्ट में। आज फ्लिपकार्ट में कौन बैठा है? फ्लिपकार्ट बनाने वाला कौन था? सचिन और बिनी, जानते हो ना सर? फ्लिपकार्ट बनाया था दो दोस्त ने मिलके, एक का नाम था सचिन बंसल, एक का नाम था बिनी बंसल। आज दोनों में से कोई कंपनी का कंट्रोलिंग में नहीं है। आज तो ये पूरा का पूरा 70 to 80% स्टेक आज वॉलमार्ट के पास है। तो नॉर्मल सी बात है सर, अगर वॉलमार्ट संभाल रहा है तो फिर वॉलमार्ट का ही डायरेक्टर वगैरह होगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी इन दैट केस प्राइवेट इक्विटी फार्म के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर वॉलमार्ट एज ए ब्रांड नहीं, एज ए प्राइवेट इक्विटी फार्म आया है सर, ठीक है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली उसका बिजनेस का नाम प्राइवेट वॉलमार्ट है, तो इसलिए वॉलमार्ट का स्टेक बहुत ज्यादा हो गया फ्लिपकार्ट। सो व्हाट इज द पॉइंट? बार बार वही पॉइंट आ रहा है कि अगर आप किसी भी कारण से आओ, आपका दिमाग यूज करो, आपका पैसा दो, बदले में उस कंपनी का स्वेट इक्विटी आप लेके जाओ। अब स्वेट इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे होता है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं, आपको स्वेट इक्विटी का वैल्यूएशन का भी आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है आज का, मैंने लास्ट स्वेट इक्विटी रिलेटेड अकाउंटिंग या वैल्यूएशन रिगार्डिंग पॉइंट है कि क्यों करता है, कौन करता है, एक तरह का। न्यू बिजनेस जनरली डिटरमाइन देयर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द सेल ऑफ इक्विटी। जब एक बिजनेस नया नया मार्केट में आता है, लाइक आप कोई भी मॉडर्न कंपनी का नाम ले सकते हो, पेटीएम, बाईजूस अभी तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है बाईजूस, ठीक है। जोमैटो, नाइका, नाम तो सुना ही होगा, और भी है, ठीक है। तो जो भी कोई कंपनी मार्केट में स्टार्टिंग में आते हैं, उसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि उसके पास कितना बाहर से इक्विटी कैपिटल हो, सेल ऑफ इक्विटी कैपिटल, वो कितना इक्विटी कैपिटल मार्केट में सेल कर पाते हैं। ठीक जैसे आपने देखा ना,
अभी अभी जो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व किए थे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, कोई आपके बिजनेस में 5 लाख लगाया, बदले में आप उनको 25% दिए, तो ओवरऑल बिजनेस का वैल्यूएशन क्या हो गया? शुरू हुआ था 1 लाख में, फिर कोई आया 5 लाख देके, लेकिन वैल्यूएशन हो गया 20 लाख। दिस इज हाउ वैल्यूएशंस वर्क इन दी वैल्यूएशन मार्केट। तो business generally determine their valuation based on the sale of equity capital. For example, if an investors provide 1 million for a 20% equity stake, the company would be net worth of 5 million. सिंपल बात है, 1 मिलियन का 20% स्टेक है तो कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा 5 मिलियन। सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। वैल्यूइंग ए कंपनी कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड विदाउट इक्विटी फंडिंग। जब तक एक बिजनेस में इक्विटी फंडिंग नहीं आता तब तक उसका वैल्यूएशन नहीं होता। In which case, accountants will use the company's existing asset, brand, and value of the similar companies to estimate the total value of a company's equity. तो ये सारे के सारे खेल स्वेट इक्विटी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्वेट इक्विटी का हाउस इन a हाउस कैसे होते हैं? इन होम्स अदर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्वेट इक्विटी इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन ए प्रॉपर्टी वैल्यू दैट कैन बी attributed to the owner's work, which would otherwise be paid out to the professional contractor. For example, if you buy a starter for $1 lakh, performs repairs and sell it 1.5 लाख, ठीक है, तुमने एक घर लिया, फिर उस पर रिपेयर वगैरह कंट्रोल किया, फिर उसको 1.5 लाख में बेचा, योर स्वेट इक्विटी क्या हो जाएगा? $50,000। जो आपने पे किया था उसको माइनस कर दो, क्योंकि तुमने उस पर अपना क्या दिया? लेबर दिया। सिंपल बात है। आप आज एक पुराना गाड़ी मार्केट से परचेज करते हो, ठीक है, पुराना गाड़ी आप मानो मार्केट में एक पुराना गाड़ी है, खंडर हालत में था, उसको आपने मार्केट से 2 लाख या 1 लाख से मार्केट में परचेज किया, फिर उसी गाड़ी को आपने मानो कि 1 लाख से मेकओवर किया, ठीक है, तो आप अपने दिमाग लगाया, उसमें अपना लेबर भी अगर हो सके तो दिया, तो आपने जो लेबर दिया उसका जो कॉस्ट आपको हुआ, तो 1 लाख तुमने बाई करके लगाया था, 1 लाख तुम उस पे रिपेयर पे लगाया था, फिर उसको तुमने 2,50,000 में बेच दिया सेकेंड हैंड को नया बना के। तो इसमें 50,000 तुम्हारा क्या है? स्वेट इक्विटी। समझ रहे हो सर? सेम कॉन्सेप्ट हर चीज में आ सकता है, चाहे वो बिजनेस के वैल्यूएशंस पे हो, चाहे वो किसी भी तरह का सिस्टम में हो। तो इस तरह से स्वेट इक्विटी एक्चुअली काम करता है। स्वेट इक्विटी का एक डाउन साइड भी माना जाता है सर। स्वेट इक्विटी का एक डिसएडवांटेज ये है, द बिगेस्ट डाउनसाइड ऑफ स्वेट इक्विटी इज द रिस्क दैट द फाइनल वैल्यू ऑफ योर इक्विटी माइट बी वर्थ लेस देन द वर्क यू पुट इन। फॉर न्यू कंपनीज, वर्कर्स टेक द रिस्क दैट द कंपनी माइट फेल, making their sweat equity worthless. Likewise, homeowners who perform their own construction assume the risk of poor workmanship that would otherwise fall into their contractors. सेम टू सेम, अगर घर खराब हुआ, मार्केट में बिका नहीं और उसने पैसा लगाया था अपनी तरफ से रिपेयर वगैरह में, तो वो भी लॉस कर जाएगा। तो स्वेट इक्विटी का एक ही डाउन साइड है, अगर आप स्वेट इक्विटी लेके काम कर रहे हो और सैलरी आपका उतना ज्यादा है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप उसका डिसएडवांटेज भोगोगे। हर चीज का एक अपसाइड डाउनसाइड होता है, ये स्वेट इक्विटी का डाउनसाइड था। अपसाइड तो आप देख ही लिए। हेलो, प्लीज टेल मी सर, फाइनेंशियल लेवल में आपको स्वेट इक्विटी समझ में आ गया? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएफए, ठीक है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, सबके लिए जरूरत पॉइंट था। फाइनेंशियल मैटर को स्ट्रॉन्ग करो सर अपना, क्योंकि दुनिया भर में बिजनेस में क्या होता है, अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो लॉ को कैसे समझोगे? लीगल पार्ट तो तभी समझ में आएगा ना जब उसका वैल्यूएशन पार्ट, अकाउंटिंग पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट समझ में आएगा। अगर आप फाइनेंशियल पार्ट को प्रॉपरली नहीं समझोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि ये लॉ को क्यों बनाया गया। हेलो, बोलो सर, आई थिंक क्लियर फुल्ली। अब आगे जाके स्वेट इक्विटी रिगार्डिंग मन में कोई सवाल ही नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं सर, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ थिंग। तो चलो सर, अभी लॉ में फटाफट देख लेते हैं। सेक्शन 54 इन इंडिया। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में तो है ही कॉन्सेप्ट, बट इंडिया में लीगल पार्ट क्या कहता है उसी के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो स्वेट इक्विटी क्या है, उसका डेफिनेशन इंडियन लॉ में क्या दिया है 2 सबसेक्शन 88 में, ये भी आपने देख लिया। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 मेंशन करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 1, अब फटाफट पढ़ते हैं। A company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued if the following conditions are fulfilled. The issue is authorized by special resolution passed by the company. Sweat equity share issue करने से पहले कंपनी को अपने resolution पास कराना पड़ता है।
बोर्ड में, ठीक है। कंपनी अपने मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएगा, ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस का पार्ट ये नहीं है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस नॉर्मल होते हैं, स्वेट इक्विटी इशू करने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है, इसका अलग से एक चैप्टर जो लोगों ने कर लिया उनको पता है, जो नहीं किया वो आगे पढ़ेगा। रेजोल्यूशन मीटिंग का एक चैप्टर आएगा, ईजीएम रेजोल्यूशंस के बारे में बात करें। The resolutions specify the number of shares, the current market price, consideration माने मार्केट में क्या दाम है, कितना शेयर आप स्वेट इक्विटी में लाना चाहते हो, if any, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares has to be issued। माने किसको देना है, कौन से डायरेक्टर को देना है, कौन से एम्प्लॉय को देना है, ठीक है, कौन से क्लास में आते हैं, ये सब चीजें वहां पर देखा जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट, where the equity share of a company are listed of a recognized stock exchange। अगर किसी कंपनी का शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई एनएसई इन आवर कंट्री, माने इंडिया में बीएसई में एनएसई में अगर लिस्टेड है, द इक्विटी इक्विटी शेयर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय द सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड in this behalf, and if they are not so listed, अगर listed नहीं है, the sweat equity share issued in accordance with rule 8 of the companies rule 2014। समझ रहे हो सर, कंपनी रूल तो है ही, माने कंपनीज एक्ट तो बता के रखा ही है, बट अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर्स है तो इन दैट केस सेबी रूल भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर सेबी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ कंपनी रूल फॉलो करने से ही चलेगा, माने कंपनीज एक्ट। अब रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल जो हम लोग अभी लॉ में पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग का एरिया क्या है, सेबी लॉ पढ़ रहे हैं क्या अभी, सेबी लॉ भी है, जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में आगे जाके पढ़ोगे, ग्रुप 2 में है नॉर्मली न्यू सिलेबस में, सीएमए वाले और सीए वाले इसको फाइनल में पढ़ेगा, सिक्योरिटी एंड सेबी लॉ, सिक्योरिटी लॉ एंड सेबी लॉ। और कोई कोई एनआईएसएम में भी पढ़ते हैं शेयर मार्केट रिलेटेड, वहां पर भी सिक्योरिटी एंड सेबी लॉ का बेसिक लेवल आइडिया मिल जाता है। ऑब्वियसली सीएसईएस में जैसा इतना इन डेप्थ नहीं मिलता, बट एटलीस्ट शेयर मार्केट को समझने के लिए सेबी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ पढ़ाया जाता है सर, ठीक है, क्योंकि आप जिस मार्केट में काम करोगे उस मार्केट की लीगलिटीज के बारे में नॉलेज सबको होना जरूरत होता है। नाउ द पॉइंट, हम लोग पढ़ेंगे कंपनी रूल, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कंटेन इन रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर्स एंड डिवेंचर रूल 2014। एम्प्लॉय कौन है, किसको एम्प्लॉय कहा गया, सर बात क्या है ना कि जब आपको कोई रूल पढ़ाया जाता है तो उसमें हर चीज का डेफिनेशंस भी अलग से बताया जाता है कि सर ये है, ये कौन है, वो कौन है, ठीक है, नहीं तो क्या है ना बाद में उसी को लेके कोर्ट में कोई केस फाइल कर देगा। एम्प्लॉय तो बोला है बट एम्प्लॉय में कौन कौन आता है आपने ये तो नहीं बताया, फिर बताओ, तो लॉ बताने चालू कर दिया। एम्प्लॉय मीन्स a permanent employee of the company who has been working in India or outside India, a director of the company whether a whole time or not, or an employee of a director or a director as defined in subclause A or B above of a subsidiary company भी हो सकता है in India or outside India, या फिर होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, ठीक है, माने अगर कोई बड़ा कंपनी है, ए कंपनी किसी बी कंपनी का होल्ड करता है, माने ए होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है, यानी जब किसी कंपनी का दूसरे कंपनी पे एटलीस्ट 50% से ज्यादा स्टेक होता है ना, तो जिस कंपनी का 50% से ज्यादा स्टेक है उस कंपनी को होल्डिंग, और जिस पे स्टेक है उस पे उसको सब्सिडियरी कहा जाता है। ये सब तो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ है ना। तो अगर कोई सब्सिडियरी का भी डायरेक्टर है, उसको भी अगर कंपनी स्वेट इक्विटी के लिए सोच रहे हैं ना, तो वो भी इस परव्यू के अंदर आता है, ठीक है सर। तो ये एम्प्लॉय कौन है इसका एक डेफिनेशन को गिवन किया, नॉलेज रखो सर और लिख लिख के पढ़ाई करो, नहीं तो भूल जाओगे। आपको इसी तरह से पढ़ना है कि कौन है एम्प्लॉय, कहाँ बोला है एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है, रिगार्डिंग स्वेट इक्विटी। अच्छा, मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, द एक्सप्रेशन वैल्यू एडिशन मीन्स एक्चुअल और एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव्ड और टू बी डिराइव्ड, माने डिराइव्ड माने जो हो चुका है या फिर जो होने वाला है, बाय द कंपनी फ्रॉम एन एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट से या किसी प्रोफेशनल से, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर भी कहते हैं। माने आपके दिमाग में कुछ स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, आप उस नॉलेज को, आपके पास बिजनेस नॉलेज है, आपके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, आपके पास लीगल नॉलेज है, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करा के कंपनी को उसके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। बाय सच पर्सन टू whom स्वेट इक्विटी इज बीइंग इशूड, किसको स्वेट इक्विटी दिया जाता है, जिसका नो हाउ, जिसका
दिमाग जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस को ग्रो करता है, ठीक है, बिजनेस में वैल्यू एडिशन डालता है, नॉर्मली उनको स्वेट इक्विटी इशू किया जाता है, फॉर विच द कंसिडरेशन इज नॉट पेड और इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेम्यूनरेशन पेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ एनी। समझ रहे हो सर? इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कंपनी पे कैसे होता है और वैल्यू एडिशन के कारण किसको स्वेट इक्विटी देने का बात लॉ कहता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, स्वेट इक्विटी रिलीज करने से पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रूल 8 सबसेक्शन 3, द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए ना एटलीस्ट 75% मेंबर शेयर होल्डर फेवर में होता है, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। दो तरह का रेजोल्यूशन है, एक एसआर होता है, एक ओआर होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में एटलीस्ट 50% लोग सपोर्ट कर दिया तो हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशंस में कम से कम 75% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी shall be valid for making the allotment within a period of not more than 12 months from the date of passing the resolutions. स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के 12 महीने के अंदर, नॉट मोर देन दैट, आपको स्वेट इक्विटी इशू कर देना चाहिए। किसको? कंपनी। लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी according to rule 8 subsection 4, a company shall not issue sweat equity shares for more than 15% of existing paid up equity share capital in a year or shares of issue of value of rupee 5 crore, whichever is higher. ध्यान से सुनना, रूल 8 सबसेक्शन 4 कहता है a company shall not issue sweat equity shares for more than 15%, point to be noted again, of the existing paid up equity, मतलब जितना कंपनी को ऑलरेडी पेड हो चुका है, जो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है इन ईयर, और शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ रुपीज 5 crore, whichever is higher, provided that issuance of sweat equity share in the company shall not exceed 25% of the paid up equity capital of the company at any time. मैंने एक साल में 15% से ज्यादा नहीं कर सकते, और ओवरऑल कंपनी कभी भी अपनी टोटल पेड अप कैपिटल के 25% के ऊपर स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकता। समझ गए सर? हेलो, लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी समझ गए? प्लीज थोड़ा हाँ ना बताइएगा। नील, अयन, बताओ सर। सैनॉन, कोनिका, यस और नो? हाँ सर। प्रोवाइडेड फादर दैट स्टार्टअप कंपनी, एनी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। अभी हम लोग कुछ देर पहले स्टार्टअप की बात कर रहे थे। इंडिया, इन आवर कंट्री, स्टार्टअप कंपनी इसके बारे में कहाँ बोला है? इन नोटिफिकेशन नंबर GSR 127E डेटेड 19 फरवरी 2019, रिसेंट बातें हैं सर, 2-3 साल पुराना, इशूड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये नोटिफिकेशन इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 50% of its paid up capital up to 10 years from the date of its incorporations of registrations. समझे सर? Provided that further the startup company as defined in notification number 19 February 2019 issued by the Department of Promotions of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, government में issue sweat equity share, sweat equity issue कर सकता है not exceeding 50% of its paid up capital, जितना उसका पेड अप कैपिटल होगा उसका 50% तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, अप टू 10 years, 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। लॉकिंग पीरियड क्या है? रूल 8 सबसेक्शन 5 स्टेट्स दैट द स्वेट इक्विटी शेयर इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, अगर आप डायरेक्टर को दे रहे हो या एम्प्लॉय को दे रहे हो, शैल बी लॉक्ड इन और नॉन ट्रांसफरेबल। लॉक्ड इन माने इस पीरियड में आप शेयर बेच नहीं सकते फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब कंपनी किसी से शेयर, अच्छा कंपनी शेयर के बदले क्या करता है उसका, यहाँ पर तो स्वेट इक्विटी है, पैसा थोड़ी लेता है, ये अगर लेता भी है तो कम दाम में, मेनली अपना मेहनत जो वो काम कर रहा है कंपनी में, या फिर जो अपना सर्विस दे रहा है कंपनी, तो उसके बदले कंपनी ने उसके नाम पे शेयर इशू तो किया, बट वो 3 साल कम से कम शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड बोलते हैं इसको, ठीक है? ऐसे लॉक इन पीरियड वेराइटीज रीजंस में होता है, यहाँ पर तो स्वेट के कारण बोला। रूल 8 सबसेक्शन 5, जैसे येस बैंक का लास्ट 2-3 साल पुराना बात है सर, कोरोना पीरियड में येस बैंक फेलियर हो गया था ना, बैंकरप्टेड हो गया था, तो उसमें
उसको रिकॉन्स्ट्रक्शन किया गया। आप लोग अकाउंट्स में काम पढ़ाई करते हो ना, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो उसके बाद यस बैंक में जिसका भी शेयर होल्डिंग था वो अपना शेयर 1 साल तक नहीं बेच सकता था, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। मतलब हर किसी के लिए कि शेयर है ठीक है बट 1 साल बेच नहीं सकते, लॉकिंग। ऐसे स्पेशल सिचुएशंस में भी कंपनी सेबी के थ्रू से इश्यू कर सकता है। ठीक है, अभी यस बैंक बोलो। अच्छा, वैल्यूएशंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी कुछ देर पहले आपको मैं बता रहा था वैल्यूएशन कौन करता है। Rule 8 subsection 6 mention that the swayed equity shares to be issued shall be valued at a price determined by the registered valuer as the fair pricing giving justification for such valuations. सर इंडिया में वैल्यूअर कौन बनता है? सर इंडिया में वैल्यूअर का जो काम है नॉर्मली रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने का एक कॉन्सेप्ट तो है ही एक्चुअलीज के तौर पे, बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काफी सारे टाइम पे वैल्यूएशन का काम करते हैं, सीए में भी करते हैं, बट मेनली एक्चुअलीज जो रजिस्टर्ड वैल्यू के तौर पे काम करता है। एक्चुरियल साइंस, साइंस नहीं मतलब ये बेसिकली एक पढ़ाई है सर, वैल्यूएशंस के बेसिस पे। इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पढ़ाई करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ाई करते हो, कंपनी सेक्रेटरीज का पढ़ाई करते हो, ऐसा ही है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज। ये भी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, देख रहे हैं सर। जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अच्छा है वो इन फ्यूचर एक्चुअरीज का भी पढ़ाई कर सकता है। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर करियर है सर, और बहुत ही हाई लेवल करियर है सर, नो डाउट। फाइनेंशियल लेवल का ही पढ़ाई है, मतलब इकोनॉमिक्स बने, अकाउंट्स, फाइनेंस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, यही सब है। बट थोड़ा बहुत मैथ का यूज ज्यादा है बिकॉज बात बात में वैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। स्टैट का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये देखो, बिकम एन एक्चुअली, ठीक है, बिकम ए स्टूडेंट मेंबर अबाउट कंपनी एक्चुअरियल एजुकेशन। तो ये नॉर्मली हमारे देश में वैल्यूअर बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरे इसके ऊपर बेस करके देश में इंश्योरेंस कंपनीज कितना डेवलप हो रहा है, म्यूचुअल फंड कंपनी, स्पेशली इंश्योरेंस मार्केट में इनका बहुत बड़ा रोल है, और इंश्योरेंस के पास सबसे ज्यादा पैसा भी है ना। चलो बस बताया नॉलेज के लिए, बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड होगा मैं फिर कभी बता दूंगा सर, सर एक्चुअली कैसे काम करता है। अब ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि ये करियर काउंसिल थोड़ी हो रहा है। जरूरत है तो बता दिया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन हो सकता है। चलो, बहुत कुछ है सर जानने के लिए, पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम यही है ना, हम लोग सिर्फ मार्केटिंग गिमिक के पीछे भागते हैं ज्यादातर। हाँ, कहीं कुछ फालतू मार्केटिंग न्यूज चैनल में देख लिया, अच्छा लगे। जो वैल्यूएबल चीज होते हैं ना वो बात बात में मार्केटिंग नहीं करता है, माने करता है पर एक सिस्टम फॉलो करके करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया में, न्यूज चैनल में या फिर टीवी में, है ना। बस वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैं मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बट कंज्यूमर को या कि जो करियर बनाते हैं स्टूडेंट को, एक चीज तो हमेशा याद रखना चाहिए सर कि वैल्यूएबल चीज। कोई बोलेगा सर जो दिखता है वो बिकता है, हाँ दैट्स ट्रू कि जो दिखता है वो बिकता है, पर जो वैल्यूएशन समझता है उसे भी उसका फर्क करना आना चाहिए जिंदगी में कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके सर, ज्ञान मत बांटो, चलो पढ़ाई करो। ठीक है सर, नो ज्ञान मोर। अच्छा, तो वैल्यूएशंस ऑफ, ये बहुत ही खतरनाक काम है सर वैल्यूएशंस। हम लोग को भी वैल्यूएशंस पे बात नहीं करना है बिकॉज वैल्यूएशंस हमारा लीगल एरिया नहीं, ठीक है। वो जो भी फाइनेंशियल वैल्यू जानता है जो भी वो करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज एक्चुअलीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होते हैं किसी भी चीज को वैल्यू करना। अच्छा, valuations of IPR, know-how, value addition to be done by registered valuer. According to Rule 8, subsection 7, a valuations of intellectual property right. Intellectual माने दिमाग का जो नॉलेज है सर, और नो हाउ माने आपके पास कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को कोई कंपनी यूज कर रहा है, और वैल्यू एडिशन फॉर व्हिच स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड shall be carried out by registered valuer who shall provide a proper report addressed to the board of directors with justification for such valuations. ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, कभी कभी क्या होता है कि नॉन कैश कंसिडरेशन भी होता है। रूल 8 सबसेक्शन 9, where the Swayed equity share issued for a non-cash consideration on the basis of a valuations report in respect of thereof, registered valuer से जो भी valuation मिला उसके basis में non cash भी दिया जाता है, shall be treated in the following manner.
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। माने अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब कोई क्या करता है, कैश देता है, कोई नॉन कैश देता है। माने नॉन कैश इन द सेंस कि जो नॉन कैश में कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी को, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? वेयर नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए डिप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट, माने जिसका डिप्रिसिएशन होता है, इट शैल बी क्रेडिट टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बात को समझे, अगर कोई कंपनी को स्वेट इक्विटी के बदले कुछ नॉन कैश में कुछ दे रहा है, नॉन कैश इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, कोई फॉर्मूला वगैरह दे रहा है कंपनी को, जिसके बदले कंपनी उसको स्वेट इक्विटी दे रहा है। नो हाउ पेटेंट होता है ना, माने आपको कुछ नॉलेज है, आपको कुछ फॉर्मूला पता है। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, एक पेप्सी या कोको कोला का एग्जांपल ले लो। आपको पेप्सी कोक का फॉर्मूला पता है और उस फॉर्मूले से सोडियम कार्बोनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बनता है वो दुनिया भर में बड़ा पॉपुलर है। तो पेप्सी कोक का जो फॉर्मूला जिनको पता है, उसके बदले कंपनी उसको क्या करता है, स्वेट इक्विटी प्रोवाइड दे सकता है। गूगल में आपको टेक्नोलॉजी पता है, तो टेक्नोलॉजी का जो भी नो हाउ आपको पता है, प्रोग्रामिंग पता है, उसके बदले कंपनी आपको दे सकता है। नाउ पॉइंट इज द नॉन कैश कंसीडरेशन टेक्स फ्रॉम ए डिप्रिशिएबल। अच्छा, फॉर्मूला का भी डिप्रिसिएशन होता है, टेक्नोलॉजी का भी डिप्रिसिएशन होता है। एक जमाने में पेप्सी कोक का जो वैल्यूएशन था, आई थिंक अभी उतना वैल्यूएशन नहीं है, गुडविल थोड़ा कम हुआ है। या फिर एक जमाने में नोकिया का टेक्नोलॉजी का जो वैल्यूएशन था, अभी वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं एम्बेसडर का सोचो ना, ऑटोमोबाइल में भी हो सकता है। सो इफ यू नो समथिंग, उसका डिप्रिसिएशन भी हो सकता है अगर उसका कोई गुडविल है या फिर कोई मतलब इंटेंजिबल्स है। जैसे डिप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट का होता है, इंटेंजिबल का एमोर्टाइजेशन होता है। सेम बात है सर, वैल्यूएशंस को धीरे धीरे राइट ऑफ करना समय के साथ साथ, जिसका वैल्यू कम होता है, जो एसेट का वैल्यू टाइम टू टाइम गिरता है, उसका थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन होता ही है सर। तो टेंजिबल प्रोडक्ट होगा तो डिप्रिसिएशन होगा, अगर इंटेंजिबल है तो उसका एमोर्टाइजेशन। तो उसको भी बैलेंस शीट में कंपनी को क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करना है। Where the clause A is not applicable, it shall be expensed as provided in the accounting standards. अगर आप डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन फॉलो नहीं कर पाओगे तो फिर एज एन एक्सपेंस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंड एएस, आजकल इंड एएस चलता है, तो नॉर्मली ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पढ़ाई जो लोग मैम के पास करते हो ना, मैम कराते हैं ना, तो उसमें भी आप लोग धीरे धीरे सारा स्टैंडर्ड्स सीख जाओगे। स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे एक्सपर्ट्स होते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरीज, उन्हें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, रूल 8 सबसेक्शन 13, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स disclose in the director's report for the year in which such shares are issued, कब इशू किया है, the specified details in issue of sweat equity shares, maintenance of register according to rule 814, the company shall maintain a register of sweat equity, register maintain करना पड़ेगा in form number SH3। ठीक है, शेयर होल्डर के हिसाब से SH है। It shall be maintained at the registered office of the company or such other place as board may decide. Sweat equity shareholder to rank pari passu, सर पैरी पासु समझते हो, पारी पासु या पैरी पासु जो भी बोलो, पैरी पासु माने इक्वल राइट को पैरी पासु कहा जाता है विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। माने कंपनी में जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जितना राइट होता है, स्वेट इक्विटी का भी सेम काइंड ऑफ राइट होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 2, द राइट, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजंस एज आर सेम। ठीक है, फॉर द टाइमिंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स, माने उस टाइम पे इक्विटी शेयर्स के पास जो राइट है, जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं स्वेट इक्विटी के लिए। यही सेक्शन 54 कहना चाहता है, द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स शैल रैंक पैरी पासु विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर, माने इक्वल राइट्स लाइक इक्विटी शेयर होल्डर, स्वेट इक्विटी आल्सो एंजॉय, और जो भी बोल रहा, दैट इज कॉल्ड पैरी पासु। तो याद रखना पैरी पासु का मतलब क्या है, याद रहेगा, टू बी इन इक्वल राइट। अरे समझ में आ रहा है, प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर, ओके सर। ये था सेक्शन 54 एंड स्वेट इक्विटी का A to Z कॉन्सेप्ट। ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट लॉ में जो भी है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना सर। आप खुद का नोट बनाओ, खुद की कॉपी बनाओ, पढ़ाई में मेहनत चाहिए होता है सर। अच्छा, 52 एंड 53 का मैं थोड़ा बता दूं आपको।
हाँ सर, ये थोड़ा इजी है, आप लोग बचपन से जानते हो कि कंपनी शेयर का जो प्रीमियम होता है, सर प्रीमियम माने शेयर डिस्काउंट में भी इशू हो सकता है, शेयर प्रीमियम में भी इशू हो सकता है। डिस्काउंट में इशू करना दो कारण से हो सकता है, या तो कंपनी का बिजनेस अभी उतना वैल्यूएबल नहीं है, या फिर कंपनी कभी कभी जानबूझ के डिस्काउंट देना चाहता है, बट डिस्काउंट में जानबूझ के नहीं दे सकता, उसका भी कुछ लिमिटेशंस है। तो पहले मैं प्रीमियम का बताता हूँ, फिर मैं आपको डिस्काउंट समझाता हूँ। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब फाइनेंशियल मैटर है सर। सो अगर किसी का अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज कोई डेवलप नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, अकाउंटिंग सेंस एंड फाइनेंशियल सेंस, कभी भी इसके साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि अकाउंट्स एंड फाइनेंस डेवलप नहीं करोगे तो लीगल पार्ट में आप हमेशा एक आधा अधूरा सा फील करोगे। ठीक है, जो लोग स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बोलूंगा, जो लोग सीएस का भी पढ़ाई करते हैं, उनका क्या है ना, वो अकाउंट्स फाइनेंस को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। उनके लिए मैं बताऊंगा ऑब्वियसली कि आपको इंस्टीट्यूट फाइनेंस अकाउंट्स कराते हैं, बट आप लोग इसको भी ना थोड़ा सा क्या बोले इज्जत दिया करें। ठीक है, तो ऐसे आजकल रिसेंट सीएस सिलेबस में थोड़ा सा अकाउंट्स और फाइनेंस को ऑब्जेक्टिव टाइप से ना सब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया है, जो लास्ट सिलेबस में नहीं था। तो इसका मतलब है ना, इंस्टीट्यूट को पता लग गया कि अगर स्टूडेंट को अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर स्टूडेंट मुश्किल में पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सेंस नहीं डेवलप हो सकता। मैं सीएस स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट को सर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में अच्छा खासा आप एक्सपोजर मिलता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब वर्ल्ड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजर एंड वर्ल्ड का बेस्ट एक्सपोजर मिलता है, चार्टर्ड को तो बहुत ज्यादा मिलता है, नो डाउट। तो अपना एडवांटेज लो जो चार्टर्ड कर रहे हो और सीए में भी कर रहे हो। हाँ ऑब्वियसली सीएस लीगल पार्ट में ज्यादा डील करते हैं, लेकिन लीगल पार्ट तभी एक्सपर्ट बन पाओगे सर जब आपका फाइनेंस पार्ट भी डेवलप है, तब आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल लीगल एक्सपर्ट बन सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ सर, देखो सर कोर्स तो अपने हिसाब से हैं, पर रियल मार्केट ना नॉलेज देखता है। कोर्स करियर अपने हिसाब से बनाया है, पर रियल मार्केट नॉलेज देखता है, और मैं वही चीज बता रहा हूँ। आप नॉलेजेबल बनोगे कि नहीं ये आपके ऊपर है। आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, कबीर जी का एक बहुत फेमस दोहा याद आ गया। दोहा समझते हो ना, वो कविता के टाइप के गाना का लाइन होता है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी। ठीक है, जो अभी करना चाहिए वो अभी कर डालो, ये पता नहीं कल मौका मिले ना मिले। क्या सर, सर नॉलेज जिस चीज के बारे में आप लोग अपना करियर बना रहे हैं। अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स में भी इक्वल टू लेस देन और मोर देन इट्स फेस वैल्यू। एक कंपनी का शेयर का वैल्यू, उसका फेयर वैल्यू उसके मेन वैल्यू से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इफ ए शेयर इज इशूड टू द न्यू इन्वेस्टर्स, अगर शेयर कंपनी अपने न्यू इन्वेस्टर्स को दे रहा है एट ए प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू, देन द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू मेक एन ऑब्जेक्शन। यानी मार्केट में उसका जो फेयर वैल्यू है, अगर न्यू इन्वेस्टर्स को सस्ता में दे रहे हैं तो पुराना इन्वेस्टर्स डाउट क्रिएट करेगा ना, ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा कि भाई हम लोग इतना दिन से कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं और आप न्यू इन्वेस्टर को सस्ता में दे रहे हो, है ना, फेयर वैल्यू से भी कम दाम में दे रहे हो। तो also issuing a shares at a value more than or less than the fair value may have a adverse consequence under the income tax act। इसका डिस्कशन हम लोग दूसरे एरिया में करेंगे कि शेयर इनकम टैक्स क्लास में डिस्कस हो जाएगा। आप लोग इनकम टैक्स भी पढ़ते हो ना सर, कि वहां पर क्या इफेक्ट होता है, वहां पर बात कर लेंगे कि शेयर अगर ज्यादा दाम पे इशू कर रहा है तो क्या होगा, शेयर अगर कम दाम में इशू कर रहा है तो क्या होगा। माने फेयर वैल्यू माने जो उसका एक्चुअल दाम होना चाहिए उससे कम या ज्यादा करने से। अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी एक एक्ट है सर, इकोनॉमिक एक्ट है सर, इकोनॉमिक लॉ के अंदर आता है, फेमा एक्ट बोलते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सब जब मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, पर इतना बता रहा हूँ कि पहला बात है कि अगर आपका शेयर का फेयर वैल्यू से कम दाम में आप मार्केट में शेयर बेच रहे हो, ठीक है, इशू कर रहे हो न्यू इन्वेस्टर्स को, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को खराब लगेगा, वो ऑब्जेक्शन जरूर करेगा। So when a company issues shares at a price higher than their fair value, the shares are said to be issued at premium, and the differential amount is termed as premium। ये आप लोग क्लास 12 में जब फर्स्ट टाइम कंपनी अकाउंट्स करना स्टार्ट किए थे
तब भी आपके सामने ऐसा ही सिनेरियो डेवलप था। याद है सबको? याद नहीं है तो याद कर लो, नो इशू। आशा करता हूं सभी ने कंपनी अकाउंट्स या इशू ऑफ शेयर्स इस नाम पे बोला जाता था, इशू ऑफ शेयर्स, इसी नाम पे चैप्टर होता था स्कूल लेवल में। Is shares having a face value of 10, it issued at price of 14. The amount over and above the face value of rupees 10 is called premium. Where the issue price is lower than the face value of the share, such issue of share is regarded as being issued at discount, and the differential amount is known as discount. A shares having face value of 5 is issued at a lower price of 4. 5% का फेस वैल्यू है, 4% में इशू कर रहे हो. The differential amount is 1, is known as discount, which is being allowed by the company. Okay, कंपनी डिस्काउंट अलाउ कर रहा है न्यू इन्वेस्टर्स को. तो ऐसे सिनेरियोस देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ सर ये तो सिंपल हो गया, ये तो अकाउंट्स में हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका लीगल इफेक्ट क्या है? There are precautionary provisions in section 52 and 53 for both these scenarios, माने प्रीमियम as well as discount, to safeguard the issuer company, जो कंपनी शेयर इशू कर रहा है, and its stakeholders, उनको सेफगार्ड करने के लिए 52 एंड 53 को डेवलप किया गया. ध्यान से सुनना. नाउ 52 क्या कहता है? 52 कहता है where a company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium. या तो कैश में या फिर वैल्यूएशन करके वो प्रीमियम वैल्यू को कैलकुलेट करके इशू कर रहा है और कंपनी उसका प्रीमियम वैल्यू रिसीव कर रहा है ऑन दोज शेयर्स. और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करेगा ना, उसको ट्रांसफर किया जाता है एसपीए में. एसपीए माने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. मैंने 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, आप +4 प्रीमियम जमा किए और ये प्रीमियम अमाउंट आप कहां जमा करोगे? उसके लिए अलग एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. फर्दर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 relating to reduction of share capital, which are very stringent, of a company shall accept as provided in this section apply as with the security premium account were to be paid up share capital of the company. माने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा जमा होगा उसको यूज करने का एक तरीका आपको मेंटेन करना पड़ेगा. उसी के बारे में आगे का लिस्ट है. एप्लीकेशन ऑफ एसपीए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा कंपनी जमा करता है उसको कंपनी कहां कहां यूज कर सकता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीवीआईपी पॉइंट. टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, यानी अगर कोई शेयर इशू अभी तक हुआ नहीं है, उसको इशू करने में अगर कंपनी को कुछ भी खर्चा हो रहा है या फिर कंपनी को अपने मेंबर को बोनस इशू करना पड़ रहा है. ठीक है, आगे चर्चा करेंगे बोनस शेयर्स के बारे में कि कंपनी कब बोनस देता है और बोनस क्यों देता है, और बोनस देने के बाद उसका शेयर कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ता है, इवन शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी बता देंगे. तो टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, उसमें प्रीमियम का पैसा यूज हो सकता है. इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करते हैं, लीगल एक्सपेंस नॉर्मली. ठीक है, तो प्रीमियम का अमाउंट को उसके लिए भी यूज कर सकता है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ होता है. इवन रिसेंटली हम लोग पीजीपीपी में भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं इनकम टैक्स में. जो लोग इनकम टैक्स का क्लास कर रहे हो उनके लिए बता रहा हूं. इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस और ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, कंपनी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, कमीशन राइट ऑफ करने में, किसी अंडरराइटर्स को देना होता है ना, जब मार्केट में शेयर इशू किया जाता है तो बदले में आपको अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता है. अंडरराइटर्स कौन होते हैं बोलते हो? अंडरराइटर्स जो होते हैं ना, इशू ऑफ शेयर्स प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर में बात हुआ है. जब भी कंपनी अपना शेयर लेके आता है ना, ठीक है, तो उसमें ना अंडरराइटर्स का एरिया होता है. दिखा देता हूं आपको फिर से एक बार. आईपीओ बोलते हैं ना सर, आईपीओ शेयर में आईपीओ का एक कॉन्सेप्ट होता है. सेबी के साइड में जाओगे तो आपको आईपीओ का पूरा डिटेल्स मिलेगा. मैं जीरोधा से डायरेक्टली सेबी में जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को इजी होता है जीरोधा में. जैसे रिसेंटली ये देखो, ये काफी सारे कंपनी अपना शेयर मार्केट में लिस्टेशन के लिए आ रहा है. तो जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट लिस्टेशन के लिए आ रहा है, जैसे ये वाला कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुआ, इसका प्रोस्पेक्टस ओपन करने से ही ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा. ये कहाँ लेके आ गए सर? सेबी के साइड में.
क्योंकि सारा मैटर सेबी कंट्रोल करता है और इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। इसका भी एक चैप्टर था, जिन लोगों ने कर लिया वो अभी रिवाइज करो, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस वाला चैप्टर। जिनका नहीं हुआ है वो बाद में लाइव क्लास में कर लेना, या फिर बैकअप अभी कर लो, बाद में मतलब और एक बार लाइव क्लास कर लेना। पढ़ने का है तो किसी भी तरह से पढ़ लो सर, जब मौका मिले लाइव कर लो, ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो, जो मजा है कर लो, नो इशू। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, जैसे ये देखो, ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, इसको करीब करीब ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू कुल मिला के 750 मिलियन का फ्रेश इशू है इसका, 750 मिलियन का, समझ रहे हो। अब इसका इतना पैसा मार्केट से रेज करने के लिए ना, मतलब बुक रनिंग लीड मैनेजर चाहिए होता है, या फिर आप इनको इस नाम से भी जान सकते हो, क्या बोला मैं, अंडरराइटर्स या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ठीक है। जैसे डीएम कैपिटल, मेरे एसेट, या मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। ये लोग कौन है, मार्केट से ये 750 मिलियन रेज करने का काम करेगा, ठीक है। और इसको देखने के लिए जो लीगल पार्ट एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि सीएस, ये कॉन्टैक्ट पर्सन में क्या नाम है, एम मुरली कृष्णा, ये नॉर्मली सीएस होते हैं। ये जो एम मुरली कृष्णा है ना, हाँ नो डाउट। कॉन्टैक्ट पर्सन में नहीं, एक सेकंड, कॉन्टैक्ट पर्सन में अजिंका जोगलकर, सीएस कंप्लायंस ऑफिसर, जो लीगल मैटर को देखता है। और ये जो है ना, ये मार्केट से पैसा रेज करेगा, जितना पैसा बदले में कमीशन लेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, अंडरराइटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये मैं पहले भी बोला, जब मैं सबको इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस चैप्टर पढ़ाया था, तब ये सब टॉपिक मैंने बहुत डिटेल्स में बात किया था। तो जब भी मौका मिलता है बोल देता हूँ, बट याद रखिएगा सर। तो शेयर प्रीमियम का बहुत सारा यूज है, आप कमीशन देने पे यूज कर सकते हो, आप डिस्काउंट का जो खर्चा है उसको अलाउ करने में यूज कर सकते हो, क्योंकि कंपनी जब डिस्काउंट इशू करता है, डिस्काउंट में शेयर देता है, तो भी खर्चा होता है ना। अरे डिस्काउंट देना माने अपने पॉकेट से देना, तो पॉकेट का खर्चा कहाँ से आएगा, प्रीमियम इशू यूज कर सकते हो। या फिर कंपनी अगर डिवेंचर इशू करेगा तो भी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी प्रीमियम अकाउंट से प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडेम्पशन कर सकता है। प्रीमियम में जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा ना, उसके बदले कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करने के टाइम पे भी, रिडीम करने के टाइम पे तब भी इशू कर सकता है, या कंपनी डिवेंचर पेमेंट के टाइम पे भी यूज कर सकता है। फॉर द परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर, बायबैक बोलते हैं, सेक्शन 68 आगे पढ़ेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल इवेंट माना जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स, वीवीआईपी पॉइंट है, वीवीआईपी पॉइंट है, और बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इवेंट भी बोला जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर अकाउंट्स भी होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट बायबैक के बारे में बात करता है। सर बायबैक और कुछ भी नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से परचेस कर लेता है, जो ऑलरेडी मार्केट में इशू किया था उसी शेयर को वापस खरीद लेता है ज्यादा दाम से। सर ऐसा क्यों करता है, ये तो मैं जब टॉपिक डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा, पर इतना बता रहा हूं मैं आपको कि जब कंपनी अपने प्रीमियम का जो पैसा जमा करता है ना, कंपनी अपने प्रीमियम अकाउंट में जितना पैसा जमा करता है शेयर इशू के टाइम पे, वो सारा पैसा ये सब पर्पस में यूज कर सकता है, इनमें से कोई भी पर्पस में, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वीवीआईपी पॉइंट है सर, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना, बोझा যাচ্ছে तो। हेलो, हाँ या ना सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर ये भी बताता है सर, प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज आर परमिटेड टू अप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कौन यूज कर सकते हैं वो भी बता दिया। The security premium account may be applied by such class of companies as may prescribed and whose financial statement comply with the accounting standards. जिसका financial statement accounting standards follow करता है सिर्फ वही यूज कर सकता है। Such class of companies under section 133 in paying up unissued equity shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares, in writing of the expense of the commissions, जो भी पहले भी बोला, और for purchase of buyback। लेकिन accounting standards अगर properly follow नहीं होगा
तो वो कंपनीज ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिशंस ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, सेक्शन 53। तो सेक्शन 52 बताया आपको, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वीवीआईपी पॉइंट था। एंड सेक्शन 53 में जा रहे हैं जहां पर इशू ऑफ डिस्काउंट में प्रोहिबिशंस है, लिमिटेशंस है, बाधा है। A company is prohibited from issuing shares at a discount if it does not follow the provisions of section 53. So according to section 53 subsection 1, a company shall not issue shares at a discount except as provided in section 54. ठीक है, यानी सेक्शन 54 में कौन है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी को छोड़ के बाकी केस में कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता, स्वेट इक्विटी में कर सकता है, ठीक है। अब स्वेट इक्विटी आप लोगों को पता है, मुझे और बोलने का जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा हो गया स्वेट इक्विटी। तो सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट एनी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट शैल बी वॉइड। तो सेक्शन 53 अगर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होगा, ठीक है, तो अगर कोई कंपनी डिस्काउंट में इशू करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड माने कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट इफ इट डज नॉट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 53 एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 ए कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, ठीक है। अगर कंपनी करेगा तो वॉइड है। एक्सेप्शंस कुछ केस में दिया गया है। 53 subsection 2a states that notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, a company may issue shares at a discount to its creditors. कंपनी अपने क्रेडिटर को डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकता है when its debt is converted into shares. क्रेडिटर का क्या है? क्रेडिटर माने जिनको पैसा पे करना है, तो उनका डेब्ट बाकी है, क्रेडिटर का पैसा बाकी है, लोन लिए थे या फिर क्रेडिट में परचेस किए थे। अकाउंटिंग टर्म है, आप लोगों को पता होगा, इसलिए मैं ज्यादा अकाउंट्स में बात नहीं कर सकता। सो व्हेन इट्स डेब्ट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, माने उनका लोन है उसको शेयर में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी इन फ्यूचर बंद हो जाता है तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग रहेगा तो वैल्यूएशन मिल जाएगा, या फिर एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट है कि भाई ठीक है आपका पैसा बाकी है, मैं आपको कंपनी का शेयर दे दूंगा। सो व्हेन इट्स डेब्ट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन परस्यूंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशंस प्लान और डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, ये कंपनी का डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है कि मार्केट में लोन हो रहा है तो कुछ कंपनीज के साथ डील करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेके, ठीक है, अपने लोन को शेयर में कन्वर्ट कर देना, ये एक तरीका है, इसको डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम कहा जाता है। बट जो भी करेगा एज पर आरबीआई एंड बैंकिंग रूल के हिसाब से करना है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। तो ऐसे सिनेरियोस में अपने क्रेडिटर को या डेब्ट को मेंटेन करने के लिए कंपनी कई बार डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकता है, एक्सेप्शनल है। 53 सबसेक्शन 2a के अंदर बोला गया। According to section 53 subsection 3, where any company fails to comply with the provision of section 53, such company and every officer who is in default shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at a discount or 5 lakh rupees. माने अगर कोई कंपनी शेयर को डिस्काउंट में इशू करके मार्केट से रेज करता है, सेक्शन 53 सबसेक्शन 3 कहता है जितना शेयर वो डिस्काउंट में इशू करके रेज करेगा उतना तो उसको पेनल्टी देना ही पड़ेगा, या फिर 5 लाख रुपीस विच एवर इज लेस, ठीक है, जो कम रहेगा। एंड द कंपनी शैल बी लायबल, ये किसके लिए पेनल्टी रहेगा? ऑफिसर्स के लिए, जो भी मतलब नॉर्मली सीएस वगैरह है, ये सब काम, ये सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द कंपनी शैल आल्सो बी लायबल टू रिफंड ऑल मनीज रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% per annum from the date of issue of such shares to the persons to whom such shares have been issued. जिनसे भी आप शेयर लिए हैं उनको 12% रेट में रिटर्न देना पड़ेगा ओवरऑल। It is to be noted that the restriction mentioned in section 52 and 53 apply only in respect of issue of shares. ये जो भी है ये सब शेयर्स के लिए हैं, either equity or preference, but not in the issue of debt related products like bonds or debentures. अच्छा, बॉन्ड और डिवेंचर में क्या फर्क होता है? पहले ही क्लास में बता दिया था। पहला क्लास माने शेयर कैपिटल डिवेंचर का पहला प्यार जो था, मैंने पहला क्लास जो था उसमें हम लोग बॉन्ड और डिवेंचर के बारे में बहुत मतलब बारीकी से, मैंने बहुत ही थीन लाइन में डिस्कशंस की। तो बॉन्ड डिवेंचर जब कंपनी इशू करता है तब ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, माने ये 52 53 का कॉन्सेप्ट जो रेस्ट्रिक्शंस है लागू नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस पे लागू होता है, याद रखें। क्योंकि बॉन्ड और डिवेंचर का वैल्यूएशन YTM में होता है। YTM माने यील्ड टू मैच्योरिटी। सर ये क्या होता है? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास जब करेंगे ना, जो लोग करते हैं
वहां पर एक टॉपिक आता है या चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम लोग इसमें ये टॉपिक डिस्कस करते हैं YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। या फिर जो लोग मेरे पास म्यूचुअल फंड का भी क्लास करता है, या वहां पर जब हम लोग हाइब्रिड फंड का डिस्कशंस करते हैं तब भी YTM का डिस्कशंस करते हैं। सो कहीं भी पढ़ो, शेयर मार्केट रिलेटेड कोर्स करो या फिर और फाइनेंस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो, आपको सिखाया जाएगा और सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, और भूल जाने का अगर इच्छा नहीं है या एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना है लॉ में, तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़िए लॉ लिख के पढ़िए। जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है वो थोड़ा सा मतलब लिखने का जगह पढ़ने में भी कर सकता है, क्योंकि उसका इंग्लिश स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशली जो लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, कोई रीजनल बोर्ड में पढ़ाई किया है, बंगाल बोर्ड या हिंदी बोर्ड या कोई भी, उनके लिए इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा लिखने का आदत डालें। ठीक है सर, क्योंकि अगर लिखने का आदत नहीं रहेगा ना तो फिर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है लॉ, और कुछ नहीं, बट थोड़ा सा मेहनत करो ना, काम बन जाता है। तो सर ये था आज का 52, 53 एंड 54। ठीक है सर, 52, 53, 54 को बहुत अच्छे से रेडी कर लो। ठीक है, 55 इज प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करता है। 55 इज रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एक काम करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर को नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रेफरेंस शेयर होगा, और प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ शेयर ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। इस शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, जरूरत पड़ने से थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेके ऑफलाइन में भी कर लेंगे सर। ठीक है, तो जब भी मैं बुलाऊं जरूर आ जाना, और जो ऑफलाइन में नहीं आ सकता वो रिकॉर्डेड बैकअप से कर लेना, बट जरूर करना सर। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरा, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने आप को रेडी करो। ठीक है, आयान, सैनोन, दीपायन, कोनिका, Yes, sir. सोमनिता, क्लियर ना सर? Yes, sir. ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, फिर गुड नाइट। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू।